हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डनक्रिक मूवी को। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब बैटल ऑफ फ्रांस चल रहा था और उस समय हज़ारों की संख्या में सिपाही फंसे थे डनक्रिक बीच पर और सरकार बहुत कड़ी मेहनत कर रही थी अपने सिपाहियों को बचाने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमारे सामने 1940 का सीन दिखाई देता है और ये जगह होती है डनक्रिक टाउन, जहां हम 6 ब्रिटिश सिपाहियों को देखते हैं जो खाना और पानी की तलाश में भटक रहे थे। ये बहुत देर से यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं भी खाना और पानी नहीं मिला। तभी अचानक से कुछ जर्मन सैनिक इन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और इसी वजह से ये 6 के 6 यहाँ से भागने लगते हैं। ये आगे भागते जाते हैं और वो पीछे से इन पर गोलियां चलाते जाते हैं और इस तरह से वो इन 6 में से 5 लोगों को मार देते हैं और एक सिपाही बचता है, उसका नाम है टॉमी। टॉमी भागता रहता है और भागते भागते पहुंचता है ब्रिटिश कैंप के अंदर और उसके बाद वो उस पार चला जाता है और वो ऐसे ही भागता रहता है और वो तब तक भागता रहता है जब तक डनक्रिक बीच नहीं आ जाता। और यहाँ पहुँचने के बाद वो हज़ारों की संख्या में यहाँ सिपाहियों को देखता है। यहाँ पर ब्रिटिश के साथ साथ फ्रेंच सिपाही भी हैं जो एक लाइन में लगे हुए हैं ताकि सरकार इन्हें यहाँ से बाहर निकाल सके, और साथ ही यहाँ पर हज़ारों लाशें भी पड़ी हुई है। अब टॉमी यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी वो एक सिपाही को देखता है जिसका नाम है इब्सन। इब्सन एक लाश को दफना रहा होता है जिसमें टॉमी भी उसकी मदद करता है और उसके बाद वो जा कर के लाइन में लग जाता है क्योंकि टॉमी भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तभी ये लोग जर्मन एयरफोर्स को देखते हैं और देखते ही देखते वो लोग इन पर बॉम्ब गिराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब मरने लग जाते हैं। टॉमी इस चीज़ को देखकर बहुत डर जाता है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर बहुत सारी लाशें ही लाशें बिछी होती है, लेकिन फिर भी ये बॉम्ब थमने का नाम ही नहीं ले रहे और ये देखने के बाद सारे के सारे सिपाही नीचे ज़मीन पर लेट जाते हैं, लेकिन फिर भी इन पर बॉम्ब गिराए जाते हैं। अब देखते ही देखते टॉमी के पास बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, लेकिन फिर भी टॉमी किस्मत से बच जाता है और फिर जल्द ही जर्मन एयरफोर्स यहाँ से चली जाती है। इसीलिए अब टॉमी उठकर खड़ा हो जाता है। अब हमारे सामने एक बंदरगाह का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज एक बोट के पास जाता है। ये बोट मिस्टर डॉसन का है और इसी बोट पर मिस्टर डॉसन का बेटा भी होता है जिसका नाम है पीटर, और जॉर्ज पीटर का दोस्त है। और ये सब लोग अब जा रहे हैं डनक्रिक बीच पर और इंग्लैंड से और भी बहुत सारे लोग अपने अपने नाम लेकर वहाँ जा रहे हैं क्योंकि चर्चिल ने उन सभी से रिक्वेस्ट किया है कि वो सिपाहियों को बचाने के लिए डनक्रिक बीच पर अपनी बोट्स लेकर जाएं। तभी हमें आसमान में दिखाई जाती है ब्रिटिश एयरफोर्स। यहाँ पे एयरफोर्स के 3 प्लेन हैं और इनका लीडर है फेरियर, जो अपने साथ वाली बाकी 2 जहाज़ों को गाइड कर रहा है। और ये लोग जर्मन एयरफोर्स से लड़ रहे हैं क्योंकि वो उनके सैनिकों को मार रहे हैं। तभी हमें फिर से टॉमी को दिखाया जाता है जो बीच पर घूम रहा है और तभी अचानक से उसकी नज़र एक घायल सिपाही पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग घायल सिपाहियों को लेकर जा रहे थे उन्हें एंट्री दी जा रही थी। इसीलिए टॉमी और गिब्सन उस घायल सिपाही को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और बोट पर जाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें फ्रेंच सिपाही रोक लेते हैं और ब्रिटिश सिपाही इनकी मदद करते हैं क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश सिपाहियों को ही यहाँ से निकाला जा रहा है और इसीलिए इन दोनों को आगे जाने दिया जाता है। और फ्रेंच सिपाही ऐसे ही लड़ते रहते हैं कि हमें भी जहाज पर जगह चाहिए। इसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं जहाज़ में। फिर हमें वापस से एयरफोर्स का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम फेरियर को देखते हैं। फेरियर सभी को समझा रहा होता है कि उन्हें क्या करना है और इसीलिए ये लोग समंदर के ऊपर घूम रहे होते हैं। तभी हम फिर से टॉमी और गिब्सन को देखते हैं। ये लोग जहाज़ के नज़दीक पहुंच चुके हैं, लेकिन जहाज़ पर जाने के लिए बीच का रास्ता टूटा हुआ है। ये जैसे तैसे करके उसे पार करके जहाज़ पर चले जाते हैं। अब हमें डॉर्सन दिखाया जाता है जो अपनी नाव को लेकर के उस बंदरगाह से निकल पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं फिर से फेरियर को जो अपने दोनों साथियों को समझा रहा होता है कि यहाँ पर जर्मन सैनिकों के 2 प्लेन्स हैं और हमें इन दोनों को निशाना बनाना है। लेकिन तभी वो देखता है कि इन्हीं के एक प्लेन को जर्मन के सैनिक निशाना बनाने वाले हैं और उस जेट में बैठा हुआ पायलट जिसका नाम है कॉलिंस, वो कॉलिंस से कहता है कि वो जल्दी ही जर्मन्स पे हमला कर देगा, इसीलिए तुम सिर्फ अपने आप को बचाओ। तभी हम फिर से टॉमी और गिब्सन की तरफ जाते हैं
जो उस घायल आदमी को लेकर कर उस बोट पर आ चुके हैं। और वो जैसे ही उस घायल सिपाही को उस बोट पर छोड़ते हैं तो वहाँ बोट पर एक सिपाही उनसे कहता है कि अब तुम्हारे लिए इस जहाज़ पर जगह नहीं है और इसीलिए तुम दोनों जहाज़ से निकल जाओ। इस पर ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एक सिपाही इनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और दूर जाकर के फिर से पीछे ही पीछे लाइन में लगना पड़ेगा। और टॉमी जैसे ही इस बात को सुनता है उसे लगता है कि अब वो कभी भी घर नहीं जा पाएगा और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वो गिब्सन को देखता है जो यहीं के नीचे के प्लेटफॉर्म में छिपा हुआ है और वो टॉमी को वहाँ पर छुपने के लिए बुला लेता है। इसीलिए टॉमी भी उसके पास नीचे चला जाता है। अब हम फिर से डॉर्सन के बोट को देखते हैं जो समुद्र के बीचों बीच आ चुका है। और तभी जॉर्ज अपने ऊपर देखता है कि आसमान में एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और उस पर लोग हमला भी कर रहे हैं और इसीलिए वो ये चीज़ डॉर्सन को बताता है। तो डॉर्सन कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर हमारी ब्रिटिश फोर्स भी है और वो हमारी सुरक्षा करेगी। तभी ये लोग अपने पास से एक बड़े से शिप को जाते हुए देखते हैं और ये पूरा का पूरा शिप सिपाहियों से भरा हुआ है। और तभी हम फिर से फैरियर को देखते हैं जो जर्मन एयरक्राफ्ट्स पर हमला कर रहा है और देखते ही देखते फैरियर उनके प्लेन पर हमला कर देता है और वो प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाता है पानी में। और तभी ये देखते हैं कि इनके 3 साथियों में से एक साथी गायब है और इसीलिए फैरियर कॉलिन से कहता है कि तुम जाकर उसे ढूंढो। फिर हम टॉमी और गिब्सन को देखते हैं जो अभी भी नीचे ही छुपे हैं। तभी कमांडर के पास एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि इतने सारे सिपाहियों को एक साथ बचाकर निकालना बेहद मुश्किल है। और तब हमें डॉर्सन का शिप भी दिखाया जाता है। डॉर्सन एक शिप को देखता है जो डूब गया है। वो ब्रिटिश सिपाहियों का ही शिप था और वो अब देखता है कि अभी भी एक सिपाही उस पर जिंदा बैठा हुआ है और इसीलिए वो उसकी मदद के लिए एक रस्सी फेंकते हैं और कहते हैं कि हमारी बोट में आ जाओ। फिर वो सिपाही इनकी बोट में आ जाता है। डॉर्सन उसे शांत करवाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो आदमी काफ़ी डिप्रेस्ड है इसीलिए वो कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम एक बार फिर से फैरियर को देखते हैं तो उसको पता चलता है कि उसके तीसरे साथी का भी प्लेन क्रैश हो गया और ये लोग उसके प्लेन को समंदर में देखते हैं और समंदर में दूर दूर तक इनका साथी इन्हें नज़र नहीं आता, जिस पर फैरियर समझ जाता है कि उसका साथी अब मर चुका है। फिर फैरियर नोटिस करता है कि उसके एयरक्राफ्ट का फ्यूल गेज टूट चुका है। अब उसको पता नहीं चल पाएगा कि उसके प्लेन में कितना फ्यूल बाकी है और इसीलिए वो अपने साथी से पूछता है कि उसके प्लेन में कितना फ्यूल बाकी है और वो फ्यूल और उसकी टाइमिंग लिख लेता है क्योंकि इन दोनों के प्लेन्स में बराबर ही फ्यूल था। अब हम फिर से डनक्रिक बीच का सीन देखते हैं। इन सिपाहियों का जहाज़ यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर जर्मन एयरफोर्स वाले फिर से हमला कर देते हैं और वो सारे लोगों पर एक के बाद एक बॉम्ब्स गिराने लगते हैं और वो लोग जहाज़ पर भी बॉम्ब गिरा देते हैं। इसीलिए सभी सिपाहियों को लगता है कि अब ये जहाज़ डूब जाएगा और वो लोग जहाज़ से नीचे कूदने लगते हैं और इस तरह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इन्हें पता चल जाता है कि ये जहाज़ अब डूबने वाला है। तभी टॉमी वहाँ पर एलेक्स नाम के एक सिपाही को देखता है, वो उसकी जान बचाता है और देखते ही देखते सारे सिपाही इस जहाज़ से कूद जाते हैं और अब वो जहाज़ डूबने लगता है। तभी हम डॉर्सन के बोट को देखते हैं। जॉर्ज उस डॉर्सन के बीच पर आए सिपाही को चाय ला कर के देता है तो वो सिपाही चाय फेंक देता है, जिस पर डॉर्सन और जॉर्ज उससे कहते हैं कि तुम्हें नीचे जाना चाहिए, वो जगह ज़्यादा गर्म है। लेकिन इस पर ये सिपाही कुछ नहीं बोलता तो डॉर्सन उससे कहता है कि इसे अकेला छोड़ दो, इसे शायद अभी कुछ और समय की ज़रूरत है। अब हम फिर से फैरियर और कॉलिंस को देखते हैं। कॉलिंस यहाँ पर फैरियर से कहता है कि हमें डनक्रिक बीच की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जर्मन एयरफोर्स वाले हमारे सिपाहियों पर वहीं पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कॉलिंस कहता है कि वहाँ जाने पर बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी फैरियर कहता है कि हमें ये रिस्क अपने सिपाहियों के लिए लेना ही पड़ेगा और इसीलिए वे लोग निकल पड़ते हैं डनक्रिक बीच जाने के लिए। तभी हम शिप के कमांडर को देखते हैं। कमांडर सिपाहियों से कहता है कि जहाज़ पर जितने भी लोग जिंदा बचे हैं अब हम उन्हें दूसरे जहाज़ से भेजेंगे। और इस बात को सुनने के बाद टॉमी और गिब्सन भी पानी में कूद जाते हैं और वो अपने आप को गीला कर लेते हैं ताकि सबको ये लगे कि वो भी जहाज़ से निकल कर आए हैं। और जल्द ही यहाँ पर एक और जहाज़ आता है तो टॉमी, गिब्सन और एलेक्स तीनों जाकर उस जहाज़ पर बैठ जाते हैं
और यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जहाज़ के नीचे खाना बन रहा है, इसीलिए एलेक्स और टॉमी नीचे जाकर के खाना खाते हैं। एलेक्स टॉमी से पूछता है कि गिब्सन क्यों नहीं आया खाना खाने, तो टॉमी उसे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और उसे लगता है कि जर्मन उन पर फिर से हमला करेंगे और इसीलिए वो बाहर खड़ा है ताकि जब भी हमला हो वो फ़ौरन से पानी में कूदकर अपनी जान बचा पाए। तभी हम फिर से डॉर्सन के बोट को देखते हैं। वो सिपाही डॉर्सन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो डॉर्सन उससे बोलता है कि हम डनक्रिक बीच जा रहे हैं। और इस बात को सुनकर के सिपाही भड़क जाता है। वो कहता है कि उस बीच पर सिर्फ और सिर्फ मौत है और इसीलिए हमें इंग्लैंड की तरफ वापस चलना चाहिए। लेकिन डॉर्सन उससे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सिपाहियों की मदद के लिए आया हूँ। और ये सिपाही ऐसे ही डॉर्सन से जिद करता रहता है, तो ये लोग इसे नीचे ला कर के बैठा देते हैं और कहते हैं कि ये जगह ज़्यादा गर्म है। लेकिन अब पीटर डरा हुआ है और इसीलिए वो उस सिपाही को वहाँ लॉक कर देता है। तभी हमें फिर से फेरियर और कॉलिंस दिखाई देते हैं। वो अपने सामने 2 और जर्मन प्लेन्स को देखते हैं जो अभी हमला करने वाले हैं एक और शिप पे, और वो शिप पानी में बहुत सारे सिपाहियों को लेकर के जा रहे हैं। और इसीलिए फेरियर कहता है कि हमें इन पर हमला करना पड़ेगा और फेरियर यहाँ पर एक जर्मन प्लेन को नीचे गिरा देता है। लेकिन दूसरा जर्मन प्लेन यहाँ से गायब हो जाता है और वो अचानक से ही आकर इन पर हमला कर देता है और वो जल्द ही कॉलिन के प्लेन को भी खराब कर देता है। और इसीलिए कॉलिन कहता है कि अब वो नीचे गिर रहा है, जल्द ही उसका प्लेन क्रैश होने वाला है। तो फेरियर उससे कहता है कि तुम जल्द ही उससे बाहर निकलो। लेकिन अब फेरियर का भी जेट जाम हो चुका होता है और इसीलिए वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और वो नीचे जाने लगता है। तभी हम टॉमी और एलेक्स को देखते हैं। ये लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन गिब्सन अभी भी ऊपर है। तभी अचानक से एक टॉर्पेडो आकर के इनके शिप से टकरा जाता है और अब सारे के सारे बोट में पानी भरने लग जाता है और अभी भी ये लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। तभी यहाँ पर गिब्सन आकर के ऊपर का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे सभी लोग बोट से बाहर भागने लगते हैं। अब हम फिर से देखते हैं डॉर्सन के बोट को। डॉर्सन और जॉर्ज यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो सिपाही नीचे का दरवाज़ा पीटने लग जाता है और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उन लोगों ने इसे लॉक क्यों किया। और जैसे ही डॉर्सन को ये बात पता लगती है तो वो पीटर को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जाओ फ़ौरन से जाकर के उस दरवाजे को खोल कर आओ। लेकिन अब पीटर जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि वो सिपाही वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो ऊपर के हैच को खोल करके वहाँ से बाहर निकल चुका है। और अब वो सिपाही जल्दी ही पहुँच जाता है डॉर्सन के पास और उस पर गुस्सा करने लगता है। उससे कहता है कि वो लोग डनक्रिक बीच की तरफ नहीं जा सकते, इसीलिए अभी के अभी इस बोट को इंग्लैंड की तरफ मोड़ो। लेकिन डॉर्सन उससे कहता है कि नहीं, वहाँ के सिपाहियों को हमारी मदद की ज़रूरत है। और अब इनकी नोक-झोंक ऐसे ही बढ़ने लगती है। अब हम फिर से फेरियर को देखते हैं। फेरियर को यहाँ पर जर्मन सिपाही का प्लान दिख जाता है, इसीलिए फेरियर उस प्लेन को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन अब कॉलिंस भी नीचे गिर रहा है, इसीलिए वो फेरियर से भी बोल देता है कि जल्द ही तुम्हारा भी फ्यूल ख़त्म होने वाला है। और इसी के साथ कॉलिंस का प्लेन भी पानी में नीचे गिर जाता है। फेरियर देखता है कि कॉलिंस के पास में एक बोट आ रहा है, तो वो समझ जाता है कि वो लोग इसे बचा लेंगे, इसीलिए वो ऊपर हवा में ही रहता है। तभी हम टॉमी और एलेक्स को देखते हैं जो उस बोट से बाहर निकल चुके हैं और तभी उन्हें अपने सामने एक छोटा सा बोट नज़र आता है जिसमें ब्रिटिश सिपाही हैं। अब गिब्सन पहले ही इस बोट में चढ़ चुका है और उस बोट वाले उनको कहते हैं कि इस बोट पर उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और इसीलिए तुम लोगों को अगले बोट के लिए इंतज़ार करना होगा। तभी गिब्सन इनकी तरफ एक रस्सी फेंक देता है और कहता है कि हम तुम्हें उस बोट तक लेकर के जाएंगे। और फिर ये लोग उस रस्सी के सहारे यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम उस सिपाही को देखते हैं जो डॉर्सन से लड़ रहा होता है। वो डॉर्सन से बार बार कहता है कि अपनी बोट को पीछे मोड़ लो। तब जॉर्ज जाता है डॉर्सन को बचाने के लिए और वो सिपाही जॉर्ज को धक्का दे देता है और जॉर्ज जाकर के नीचे गिर जाता है और उसके सर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। इसीलिए पीटर उसके पास जाता है और वो उसके घाव पर एक कपड़ा लगा देता है। तभी हम फिर से फेरियर को देखते हैं जो अभी भी आसमान में उड़ रहा है और वो जर्मन सिपाहियों से लड़ रहा है। उसे पता है कि अब उसका फ्यूल खत्म हो चुका है, इसीलिए वो अपना फ्यूल बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो सारी चीज़ें करता है। तभी हम टॉमी को देखते हैं जो अपने बाकी साथियों के साथ किनारे पर पहुंच जाता है। ये लोग यहाँ पर आकर बड़ी बोट का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी हम पीटर को देखते हैं जो पहुँचता है जॉर्ज के पास
अब जॉर्ज की हालत बहुत ख़राब हो रही है और जॉर्ज उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। इसीलिए पीटर बहुत डर जाता है। वो डॉर्सन के पास जाता है तो डॉर्सन उससे कहता है कि हम जल्दी ही डनक्रिक पहुंचने वाले हैं और वहां जाकर हमें ज़रूर जॉर्ज के लिए कोई मदद मिल जाएगी। तभी ये देखते हैं कि जर्मन एयरफोर्स अभी भी इन पर हमला कर रही है और इसीलिए ये लोग संभल जाते हैं। तभी हम टॉमी को भी देखते हैं जिसे अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ पर एक बोट नज़र आती है और ये लोग जा कर के उस बोट के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन अब एलेक्स को यहाँ पर गिब्सन पर शक होने लगता है क्योंकि जब से गिब्सन उनके साथ है वो कुछ भी नहीं भूल रहा। तभी हम देखते हैं कि डॉर्सन और पीटर बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो जर्मन प्लेन इन पर हमला करने वाले थे ब्रिटिश प्लेन ने उस प्लेन को हरा दिया है। तभी हम टॉमी और एलेक्स को देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बोट पर कोई है और तभी वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये आदमी डच नेवी से है और ये बोट उसी का है। उसने ये बोट जर्मन से छुपा कर रखा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। तभी हम कॉलिंस के एयरक्राफ्ट को देखते हैं जो नीचे गिर चुका है और अब वो पानी में डूब रहा है और कॉलिंस अपना हैच भी नहीं खोल पा रहा है। तभी जिस बोट के अंदर टॉमी और उसके साथी छुपे होते हैं जर्मन के सिपाही उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं क्योंकि वो टारगेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अब एलेक्स को गिब्सन पर गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि ये जर्मन जासूस है क्योंकि ये जब से यहाँ पर आया है उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। तब गिब्सन पहली बार बोलता है। वो कहता है कि वो एक फ्रेंच सिपाही है, वो ब्रिटिश नहीं है। उसने ये कपड़े ब्रिटिश सिपाही से चुराए थे जिसकी लाश को वो दफना रहा था। तभी हम कॉलिंस को देखते हैं जो डूब रहा है और एन वक्त पर पीटर आकर उसे यहाँ बचा लेता है और इस तरह से अब कॉलिंस भी चला जाता है मिस्टर डॉर्सन की बोट पर। अब हम देखते हैं कि जिस बोट में टॉमी और उसके साथी थे वो बोट अब पूरी तरह से नीचे डूब चुकी है और बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही तीनों लोग यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हर तरफ जर्मन्स हमला कर रहे हैं और उन्होंने सारी बोट्स को तबाह कर दिया है और हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा बोट डूब रहा है और इसीलिए पूरे के पूरे पानी में तेल ही तेल फैल चुका है। लेकिन बहुत सारे आम नागरिक भी अपनी अपनी बोट्स लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए सारे सिपाही एक एक बोट में जाने लगते हैं और इस तरह डॉर्सन के भी बोट में आकर बहुत सारे सिपाही बैठ जाते हैं। तभी हम फैरियर को देखते हैं जो आखिरी जर्मन सिपाही को भी मार देता है, लेकिन अब उसका फ्यूल खत्म हो रहा है और इसीलिए वो अपने आप को लैंड कराने की कोशिश करता है। तभी हम टॉमी और उसके साथियों को देखते हैं। वो तीनों भी डॉर्सन की बोट पर चले जाते हैं, लेकिन एलिस जैसे ही नीचे जाता है वो जॉर्ज को देख करके कहता है कि वो मर चुका है और इस बात को सुन करके पीटर बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो सिपाही पीटर से पूछता है कि वो बच्चा कैसा है, जिस पर पीटर उससे झूठ बोलता है कि वो एकदम ठीक है क्योंकि पीटर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। तभी हम फैरियर को देखते हैं जो एक और प्लेन को नष्ट करने के बाद में ज़मीन पर लैंड करता है और फैरियर को पता है कि यहाँ चारों तरफ जर्मन के सिपाही हैं, इसीलिए वो सबसे पहले अपने प्लेन को ब्लास्ट करता है ताकि जर्मन सिपाही उसके प्लेन का इस्तेमाल ना कर पाए। और देखते ही देखते उसके चारों तरफ जर्मन सिपाही चले आते हैं और वो फैरियर को पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी साइड डॉर्सन और पीटर अपने घर पहुंच जाते हैं। पीटर जॉर्ज की तस्वीर लेकर पहुंचता है न्यूज़पेपर वालों के पास। वो उन्हें उसकी कहानियाँ सुनाता है और न्यूज़पेपर वाले उसके बारे में न्यूज़ में छापते हैं कि वो एक वॉरियर था। तभी हमारे सामने एक बार फिर से डनक्रिक का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर जो बचे हुए सिपाही हैं अब उन्हें भी बारी बारी से घर भेजा जा रहा है। यहाँ पर कमांडर बात कर रहा होता है लेफ्टिनेंट से कि चर्चिल ने इन्हें सिर्फ 30,000 सैनिकों को वापस लाने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने 30,380 सिपाहियों को अब तक यहाँ से भेज दिया है। और इतना कहने के बाद में कमांडर बाकी सिपाहियों को भी यहाँ से भेज देता है और कहता है कि मैं अभी भी यहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे फ्रेंच सिपाही बाकी हैं और जब तक मैं उन्हें सही सलामत नहीं भेज देता मैं यहीं रुकूंगा। तभी हम दूसरी तरफ टॉमी और एलेक्स को देखते हैं। वो लोग जब ट्रेन से जा रहे होते हैं तो टॉमी उससे कहता है कि सारी दुनिया अब हम पर थूकेगी क्योंकि हम कोई भी वॉर हीरो नहीं हैं। हम वहाँ से भगोड़ों की तरह भाग कर आ गए हैं और इसीलिए हमें अपना मुँह छुपाना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ के सारे लोग हम पर पत्थर मारने वाले हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं एलेक्स एक न्यूज़पेपर लेता है तो उसे यहाँ पर ये कहानी पता चलती है कि सारे के सारे लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और चर्चिल ने तो इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि ये लोग बहुत सारी मुसीबतों से लड़कर वापस आए हैं
और जैसे ही इनकी ट्रेन शहर में दाखिल होती है, सभी के सभी लोग इनका वार्म वेलकम करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, इस मूवी में 3 अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई गई थी। डनक्रिक बीच पर जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी एक वीक में हुई थी। जितनी भी चीज़ें समंदर के बीच में हुई थी वो एक दिन में हुई थी, और जो आसमान में सारी चीज़ें हुई थी वो 1 घंटे के बीच हुई थी। लेकिन एंडिंग में ये तीनों टाइमलाइंस जा कर के एक ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये मूवी यहीं एंड होती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल के रिगार्डिंग नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।